डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर इंस्टीट्यूट कॉमर्स एजुकेशन अलीगढ़। पिछले सेशन में हमने गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन चैप्टर के रूल्स मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम गुडविल वैल्यूएशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे आपको गुडविल चैप्टर फुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ। इसमें भारत और भूषण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। They decide to admit Manu as a partner from 1st April 2019 on the following terms. Goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years. Valued कब की जाएगी? 2 years purchase 3 साल का, मतलब 3 साल का इसमें एवरेज दिया हुआ है, प्रॉफिट का दिया हुआ है, तो हमें उसका एवरेज निकालना है और उसके बाद उसका वैल्यूएशन करना है हमें 2 ईयर परचेस का। जो मैंने फॉर्मूला वगैरह आपको पहले लिखाए थे ना, उसमें गुडविल वैल्यूएशन कैसे होती है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये हमारा प्रॉफिट ऑफ फर्म दिया हुआ है नीचे। अब इसमें संग में एक एडिशमेंट्स दी हुई हैं। मैंने सिंपल क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो हम समझ ही लेंगे, लेकिन अगर हम ये थोड़ा सा नेक्स्ट एडिशमेंट का क्वेश्चन भी समझते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि हमें करना क्या है। Profit 30,000 after debiting loss of stock by fire 40,000. Loss 80,000 includes voluntary retirement compensation paid 1,10,000. Profit 1,10,000 including a gain profit of 30,000 on the sale of fixed asset. हम एक करके आते हैं। 2019 का प्रॉफिट लेते हैं। प्रॉफिट है उसमें 30,000 का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट जब आया है हमने इसमें लॉस डेबिट कर दिया है स्टॉक बाई फायर का। स्टॉक बाई फायर इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर डेबिट कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये डेबिट नहीं माना जाएगा, डेबिट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मैंने आपको बताया था एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस से मतलब हुआ कि ये लॉस हमेशा नहीं होगा, हमेशा आग नहीं लगेगी। तो इसके मतलब है कि हमारे जो काम हम कर रहे हैं उसकी वजह से ये इस लॉस ने हमारा प्रॉफिट को कम कर दिया है, बट हमारे काम करने की वजह से हमने प्रॉफिट ज़्यादा कमाया था। तो 30,000 हमारा और ये 40,000 को हम इसे प्लस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द ईयर्स कैलकुलेशन। हम इन ईयर्स की नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या दिया हुआ है? 30,000 तो यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ 80,000 दिया हुआ है लॉस में, तो मैं इसको ब्रैकेट में कर दूंगा। इसके बाद 1 लाख हमारा यहाँ पर 1,10,000 यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है। अब एडजस्टमेंट्स पाते हैं। जैसे मैंने बताया लॉस ऑफ स्टॉक एक एबनॉर्मल लॉस है, और ये लॉस ना हुआ होता तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ होता। सिंपल लॉजिक है, अगर हमारा लॉस हमने डेबिट ना किया होता तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ होता। तो हम इसे ऐड कर देंगे प्लस 40,000, तो ये हो जाएगा 70,000। 80,000 है इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड होता है एम्प्लॉयज़ को। किसी एम्प्लॉय ने अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, बीच में ले लिया, ऐसा हर साल तो नहीं होगा, और ये हमारी प्रैक्टिस की वजह से नहीं है, हमारे काम के करने की वजह से नहीं है। ये तो एक सिंपल एक बंदे ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया तो मुझे उसे पेमेंट करना पड़ा, तो वो एक्चुअली मैंने अपने बिजनेस के एक्सपेंस में दिखा दिया, और एक्सपेंस में दिखाने की वजह से मुझे लॉस शो करना पड़ा। तो वो एक्चुअली लॉस मेरा वॉलंटरी रिटायरमेंट की वजह से है, वैसे लॉस नहीं होता। तो मैं इसमें ये वाला 1,10,000 ये ऐड कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट बन के हो जाएगा 30,000। 80,000 लॉस था, 1,10,000 प्लस कर दिया तो हमारा 30,000 का प्रॉफिट हो गया। अब आगे आता है 1,10,000 इंक्लूडिंग ए गेन। एक गेन हुआ था 1,10,000 का, प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल हमारी हुई थी फिक्स्ड एसेट की। जब हमारी सेल फिक्स्ड एसेट की होती है तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमेशा प्रॉफिट में जोड़ी जाएगी। जैसे कि मैंने बताया था एबनॉर्मल गेन ऐड किया जाएगा, और एबनॉर्मल गेन माइनस किया जाएगा, और एबनॉर्मल लॉस हमेशा प्लस किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसमें इसका मतलब मैं प्रॉफिट तो मतलब कम हुआ होगा, ये हमने इसमें 30,000 इसमें ऐड कर दिए थे, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 30,000। तो 30,000 माइनस करने के बाद ये रह जाएगा 80,000 का।
तो अब हमारा ये प्रॉफिट आएगा वो आएगा 40 और 1,80,000। ये हमारा आ गया टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स। हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ₹60,000। हमारी गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1,20,000। ये हमारा गुडविल निकल के आ गई कि इतनी गुडविल हमारे फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल। अब वो पार्टनर कितनी देगा, क्या करेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट हमें गुडविल वैल्यूएशन का पूछा गया था तो हमने गुडविल वैल्यू निकाल दी कि ये हमारी गुडविल वैल्यूएशन में 1,20,000 फर्म की गुडविल है। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में मैंने एडिशमेंट्स थोड़ी बढ़ाई हैं। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन अ बेसिस ऑफ 3 years purchase of the weighted average profits of last 4 years. The profits of the last 4 years were 2012 20,200, 2013 का 24,800, 2014 का 20,000 एंड 2015 का ₹30,000. The weights assigned to each year were 1, 2, 3, 4. ये चारों वेट ये दिए गए थे। 2012 को 1, 2013 को 2, 2014 को 3 और 2015 को 4. You are supplied the following information on September 1st 2014. एक सितंबर 1st 2014 का हमारा एक बाद में एक एडिशमेंट सामने आता है कि एक मेजर प्लांट रिपेयर was undertaken for ₹6,000 which was charged to revenue. मतलब इसका क्या हुआ, एक मेजर प्लांट रिपेयर, जब भी ये कोई मेजर प्लांट रिपेयर होती है या हम अगर उसकी वर्किंग कंडीशन को ठीक करने के लिए कोई काम करते हैं तो वो रिपेयर होती है। बट अगर हम उसको बिल्कुल ही जैसे हम अपनी बाइक का ओवरहॉलिंग कराते हैं, ओवरहॉलिंग मतलब इंजन करा लिया, इसका मतलब हमने बाइक में पूरी तरह से नया कर दिया बाइक को हमने, तो उसमें वो वाली जो कॉस्ट होती है वो बोली जाती है कैपिटल कॉस्ट, और रेवेन्यू कॉस्ट में चार्ज नहीं कर सकते हम उसको। तो ये उन्होंने क्या किया, मेजर प्लांट रिपेयर हुई और उन्होंने रेवेन्यू में चार्ज कर दिया। ये एक गलती हुई है इनसे। द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड, ये कैपिटलाइज करनी है फॉर गुडविल के लिए, कैलकुलेशन के लिए, सब्जेक्ट टू एडिशमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, और जो मेजर प्लांट रिपेयर अगर होगा तो वो फिक्स्ड एसेट में चला जाएगा, और फिक्स्ड एसेट्स में क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो एडजस्टमेंट दी हुई है डेप्रिसिएशन की 10% की। ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013, अगली एडजस्टमेंट क्या है, एक क्लोजिंग स्टॉक था 2013 का, वाज ओवर वैल्यूड, ये ओवर वैल्यू कर दिया गया था, कितने से, 2400 से। आपको मालूम है अगर हम क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू हो जाए तो क्या असर पड़ेगा। ये आपने 11th क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपको ऊपर वो था उसमें आपने पढ़ा होगा, फाइनेंशियल अकाउंट्स थे जो हमारे, उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपका क्रेडिट साइड में डाला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना, और ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में डाला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाएगा तो इसका मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। ऐसे ही जब ओपनिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हो गया तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू हो गया तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है ये ओवर वैल्यू हुआ था 2013 में,
टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4,800। एक कवर करने के लिए मैनेजमेंट कॉस्ट को इन्होंने एनुअल चार्ज 4,800 ये इन्होंने सोचा था कि गुडविल वैल्यूएशन के लिए हमें डालना है कि मैनेजमेंट की कॉस्ट आएगी वो हर साल आने वाली है, इसलिए वो पर्टिकुलर ईयर में नहीं है, वो हमेशा हमें डालनी है। अब हमारे प्रॉफिट्स क्या क्या दिए हुए हैं, पहले हम प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 2012 का 20,200, फिर 24,800, फिर 20,000 और फिर 30,000। इसके बाद मैनेजमेंट कॉस्ट कितनी है 48,000, हम इसे लेस कर देंगे क्योंकि ये हमेशा होने वाली है और ये हमारे प्रॉफिट्स को कम करेगी। ये मैनेजमेंट कॉस्ट है तो 4,800 ये हम लेस करेंगे इसमें से 4,800 और यहाँ पर 4,800। तो इसके बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 15,400 और इसके बाद यहाँ पर 20,000 और ये आ गई हमारी 15,200 और ये आ गई 25,200। अब बात आती है, अगला है कैपिटल एक्सपेंडिचर था। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा था, एक मेजर प्लांट रिपेयर थी जो रेवेन्यू में चार्ज करती थी। जब रेवेन्यू में चार्ज करती थी तो हमने प्रॉफिट को कम कर लिया था, इसका मतलब रेवेन्यू में चार्ज हो गई थी तो प्रॉफिट हमारा कम हो गया था। और जबकि हमें क्या करना था, प्रॉफिट हमारा बड़ा होना चाहिए था। तो हम कौन से ईयर का है 2014 का, बस 2014 में हम इसको 6,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। ये और कहीं पर नहीं होगा, केवल यहीं पर होगा। 6,000 रुपीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा अब कितना कितना हो गया हमारा ये अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये हमारा आ गया 15,400 करके, ये आ गया 20,000 और ये आ गया हमारा इसके बाद 21,200 और ये हो गया 25,200। मैं इसमें एक लाइन करना भूल गया था बीच में, तो ये हम लाइन इसमें अलग से पार्ट कर लेते हैं इसका। ठीक है, अब आ गया लेस अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन। अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन में जो डेप्रिसिएशन, अब जैसे हमने मेजर प्लांट रिपेयर करा तो फिर हमारा डेप्रिसिएशन भी उसका लगना चाहिए था। अब इसमें कोई डेट क्लियर तो है नहीं, 2014 में कब किया गया था, ऐसा सितंबर 1 2014 को डेट दी हुई है। तो उसमें हमने प्लांट रिपेयर कब हुआ था 6,000 रुपये का सितंबर 1 को, और कितने रेट से 10% से। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये हमारी वैल्यूएशन करने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 7। तो हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट मैंने यहाँ पर अलग कॉलम बनाया हुआ है, इसमें डेप्रिसिएशन ऑफ 2014 का डेप्रिसिएशन कितना है 10% ऑफ 6,000 फॉर 7 मंथ। मैंने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर माना है अपना, और फाइनेंशियल ईयर कैसे होता है अप्रैल टू मार्च। तो सितंबर से मैंने माना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 7 मंथ्स हो गया और हमने कैलकुलेशन करी 350 रुपये। तो ये 350 रुपये जो हमारी कोई भी फिगर सेट पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो अप्रूव्ड होती है और उसमें खर्चा हमें शो करना होता है। तो ये हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा। अगला आता है हमारे, जब ये मशीन हम आगे लेके जाएंगे ये तो है नहीं 2014 में ख़त्म हो जाएगी, 2014 के बाद भी हमारी चलेगी ये मशीन, 2015 में भी जाएगी ये। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, तो हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ 2015 का तो 10% ऑफ ₹6,000 माइनस 350 फॉर फुल ईयर इज इक्वल टू, तो हम इसका करेंगे, ये आएगा 5650 मल्टीप्लाई बाई 10/100 और मल्टीप्लाई बाई फुल ईयर है तो यहाँ पर तो कुछ आएगा नहीं, 5650/10 ये हो गया इज इक्वल टू 565। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 565। ये हमारी कैलकुलेशन इधर आ गई। अब हमारा ये भी क्लियर हो गया। अब हमारे प्रॉफिट जो आएंगे वो होंगे 15,400, ये आ गया 20,000 और ये हो गया हमारा, ये लेस हो रहा है तो 0, 10 में से 5 का 5, 8 और यहाँ पर
20,850 और ये 5, 3, 6, 4 और 2, 2,635। और हमारी एडजस्टमेंट आती है क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक 2013 में ओवर वैल्यू किया गया था 22,400 से। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ओवर वैल्यू कर दिया गया था तो इसका मतलब मैंने प्रॉफिट कर दिया था। क्या कर दिया था? प्रॉफिट मेरा बढ़ गया था। इस गलती से ओवर वैल्यूएशन होने से, स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन होने से ये प्रॉफिट मेरा बढ़ गया था और मुझे प्रॉफिट एक्चुअल चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो मैं इसे यहाँ पर माइनस कर दूंगा, 2,400 को यहाँ माइनस कर दूंगा। ये वाली मैंने माइनस साइन लगा देता हूँ इधर, और ये वाला मेरा ऐड है तो ऐड का साइन लगा देता हूँ। ये वाले माइनस है तो माइनस का हो गया। अब यहाँ तो मैंने कर दिया 2,400 माइनस। अब ये मेरा वैल्यूएशन हो गया 15,400 और यहाँ पर आ गया 17,600 और ये हमारा 20,850 एज इट उतार देंगे और 24,635। अब हमारी बात आती है, अगला है जब क्लोजिंग स्टॉक मेरा हुआ था 2013 में ओवर वैल्यू, तो ऑब्वियसली 2014 में ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया होगा, क्योंकि जो बैलेंस होता है स्टॉक का, जो क्लोजिंग स्टॉक 2013 का होगा वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 2014 का। तो जब वहाँ पर गलती हुई है तो यहाँ पर भी गलती हुई होगी, और जब हमारा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ होगा तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया होगा, क्योंकि हमने ज़्यादा कर दिया आपका ओपनिंग स्टॉक, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो मैं इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया, वो कम नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैं इसको 2,400 ऐड कर दूँगा। और ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू सामने निकल के आएंगी नॉर्मल प्रॉफिट की। वो क्या क्या होंगी? 15,400 तो हो गया हमारा 2014 का 12 का, 17,600 हो गया हमारा 2013 का, और 23,250 हो गया हमारा 2014 का, और 24,635 हमारा हो गया 2015 का। अब ये प्रॉफिट्स में यहाँ पर लिख देता हूँ 15,400, 17,600 और ये 23,250 और 24,635। ये है हमारी कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये हमारा हो गया 15,400। ये सब चीज़ होने के बाद हमने यहाँ वेट लिख दिया 1, 2, 3 और 4। इसका वेट का टोटल आएगा हमारा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10। इसे हम बोलेंगे क्या? सिग्मा डब्लू। और इसका टोटल हमारा जो आएगा वो आएगा सिग्मा डब्लू पी। अभी हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारी कैलकुलेशन हो गई 15,400 पहले का, 35,200 और इस तरह से हमारा करके आ गया 2,18,890। अब मैंने आपको बताया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें करना होता है सिग्मा डब्लू पी अपॉन सिग्मा डब्लू। तो यहाँ पर हम करेंगे इस फॉर्मूला को, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सिग्मा डब्लू पी अपॉन सिग्मा डब्लू इज इक्वल टू 2,18,890 अपॉन 10 इज इक्वल टू 21,889। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हम इसका गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना था? 3 ईयर का परचेज करना था। इसमें लिखा हुआ था शुरुआत में, फर्स्ट लाइन थी 3 ईयर परचेज। तो गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना है? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पर आ गया हमारा 21,889 मल्टीप्लाई बाई 3, और तो हमारा कितना आ जाएगा इसका आंसर? 65,667। ये हमारी गुडविल वैल्यूएशन हो जाएगी। ये हमारी हो जाएगी
गुडविल। ओके, ये वाला भी आपको क्लियर हो गया मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हमें केवल, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है, एडिशमेंट नहीं होती, तो हमें केवल प्रॉफिट्स लिखना है और एडिशमेंट नहीं करना है। प्रॉफिट जो आएगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, वेट लिखा जाएगा, प्रोडक्ट लिखा जाएगा, और इसके बाद, लेकिन एक चीज़ बता दूँ आपको, सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ ना कुछ छोटी मोटी एडिशमेंट्स आती जरूर है एग्जाम में। ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ए बिजनेस अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। कुछ फ्यू ईयर्स में एवरेज प्रॉफिट जो अर्न किया है बिजनेस ने वो किया है 8 लाख का। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। ये 10% प्रॉफिट आ रहा है। नॉर्मल कोई हमारी जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट है वो 10% है। तो द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, हमारे कंपनी की एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, 22,000 और 5,60,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट्स वैल्यू एट 2.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट का कितना लिया जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स, 2.5। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹8 लाख। हमारा आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारा था, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इज इक्वल टू, ये हमारी एसेट्स कितनी है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा टोटल एसेट्स। फॉर्मूला तो बड़ा है, टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड तो अभी यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट्स तो दी नहीं है, अभी यहाँ पर दी हुई है आउटसाइड लायबिलिटी। तो हम लिखेंगे 22 लाख माइनस 5,60,000। ये तो हो गई हमारी टोटल एसेट्स और ये आउटसाइड लायबिलिटी हमारी ये हो गई। तो अभी हमारा कितना निकल के आएगा, इसका आएगा 16,40,000। अब हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 16,40,000 और मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,64,000। अब हम सीधे सीधे से सुपर प्रॉफिट निकालते हैं इससे, और सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इज इक्वल टू, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है 8 लाख और माइनस कर देंगे इसे 1,64,000 को इसमें से। तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा, सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा, वो आएगा 6,36,000। अब हमारी बात आती है गुडविल की। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, गुडविल का फॉर्मूला सिंपल है वैसे तो, जो भी है, चाहे वेटेड एवरेज हो, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज मेथड हो तो एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही गुडविल यहाँ पर सुपर प्रॉफिट के लिए, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज इक्वल टू, ये हमारा सुपर प्रॉफिट आया 6,36,000 और मल्टीप्लाई बाई 2
0.5 इज इक्वल टू, ये हमारा आ गया ₹15,90,000, सॉरी एक जीरो आ गया 1000। ये हमारा आ गया गुडविल कैलकुलेशन का, गुडविल हमारी निकल के आ गई 15,90,000, ये आंसर है। ये हमारे मेथड कौन से हो गए? एवरेज मेथड हो गया, वेटेड एवरेज हो गया और सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। अब हम बढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ। कैपिटलाइजेशन मेथड से पहले एक और क्वेश्चन है ऑन, सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमें मालूम करना है एवरेज प्रॉफिट मालूम करना है। तो थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन मतलब हमें करना क्या है, एवरेज प्रॉफिट मालूम करना है सुपर प्रॉफिट के मेथड से ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2019 an existing firm had assets 75,000 including cash of rupees 5,000. Its creditors amounted to 5,000 on that date. The firm had a reserve of 10,000 while partners capital showed a balance of 60,000. If normal rate of return is 20% and goodwill of the firm is 24,000 at 4 years purchase, मतलब इसमें गुडविल दी हुई है और सुपर प्रॉफिट का 4 ईयर परचेज गुडविल है, ये भी दिया हुआ है। फाइंड एवरेज प्रॉफिट, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो चीज़ें दी हुई हैं वो पहले हम नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया हुआ है, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं इसकी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है हमारा एसेट्स, टोटल एसेट्स जो हमारी हैं, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो इसमें आउटसाइड लायबिलिटी कितनी क्या दी हुई है, इज इक्वल टू 75,000 तो हमारी एसेट दी हुई है, माइनस कर दिया हमने 5,000 हमारा क्रेडिटर्स है या आउटसाइड लायबिलिटी है, तो हमारा ये हो गया 70,000 का। एक और चीज़ बता दूं आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड हम एक और दूसरे फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है द फर्म हैड ए रिजर्व ऑफ 10,000। रिजर्व का मतलब होता है रिजर्व, जो प्रॉफिट भी रिजर्व में शो होता है, और रिजर्व तो हमारा ओरिजिनल रिजर्व भी हो सकता है, और भी रिजर्व हमारे बनते हैं। तो 10,000 तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट भी कैपिटल मतलब जो पार्टनर्स का होता है उन्हीं का होता है, और कैपिटल अकाउंट कितना है 60,000 है। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो ये होता है पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस फिक्टिटियस एसेट्स। तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें ये एसेट्स तो दी है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 60,000 हमारा पार्टनर कैपिटल है और प्लस 10,000 हमारा रिजर्व है, मतलब प्रॉफिट है। तो इज इक्वल टू हमारा ये भी 70,000 है। इसका मतलब हम क्रॉस टैली कर सकते हैं यहीं पर कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड बिल्कुल सही है। तो ये जो लाइन दी हुई है ये कोई हमारे समझाने के लिए दी हुई है कि मतलब ये चीज़ें सेम होती है। अब हमारा क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो हम निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, इज इक्वल टू हमारा आता है पहले हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिटर्न ROR कर दिया अपॉन 100। तो इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी होगी 70,000 की, और मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 100, तो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 14,000 का। ये भी हमारा अब क्लियर हो गया, 14,000 का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमारी बात आती है एक्चुअल प्रॉफिट की। तो एक्चुअल प्रॉफिट इसमें निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालनी पड़ेगी, यहाँ गुडविल का फॉर्मूला डाल देते हैं क्योंकि गुडविल दी हुई है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो
और हमारे यहाँ पर गुडविल कितनी दी हुई है, 24,000 की गुडविल दी हुई है। सुपर प्रॉफिट हमें मालूम नहीं है, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है। मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 4, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 24,000 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से तो आ जाएगा 6,000। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकल आया, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास है, एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। फॉर्मूला क्या है उसका, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला डालते हैं हम फॉर्मूला को कभी भी ऊपर नीचे नहीं करते कि ये एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला नया आ गया या कुछ आ गया, हम वही फॉर्मूला पर अपने रिलाई करते हैं हमेशा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या हमने सीखा था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि इससे हमारी इक्वेशन बन जाती है और इक्वेशन से हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है, ये हो गया। एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट हमारा मालूम नहीं है हमें, एक्स मान लो उसे, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा 14,000। तो अब क्या करेंगे, एक्स तो यहीं पर छोड़ देते हैं, तो 6,000 और प्लस 14,000 हमारा आ जाएगा, तो हमारा क्या निकल आएगा, एक्स निकल आएगा। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000। ये हमारा आंसर हो गया। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हम आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की तरफ, और इसमें एक क्वेश्चन है, ए फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, टोटल एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज कितनी है, 55 लाख एंड 14 लाख रेस्पेक्टिवली। तो मतलब 14 लाख तो हमारी होगी आउटसाइड लाइबिलिटी, और जो 55 लाख है हमारी ये टोटल एसेट्स होगी। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ इसमें दोनों मेथड्स एक ही बार में कराए हैं, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसको एक तरफ हम करेंगे अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक तरफ करेंगे ये वाला हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और यहाँ पर करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब पहले हम करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हमें पहले तो गुडविल, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों केस में हमारी सेम रहेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो इज इक्वल टू 55 लाख माइनस 14 लाख इज इक्वल टू ₹41 लाख। ठीक है, 41 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आ गई। अब हम निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ रिटर्न का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 41 लाख हमारा यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10/100, तो कितना आ जाएगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 4,10,000। और एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है इसमें, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमारा इज इक्वल टू 5 लाख। तो सुपर प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 4,10,000 इज इक्वल टू 90,000। 90,000 होने के बाद अब क्या करेंगे, गुडविल निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से हम गुडविल निकालेंगे। तो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट
इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 90,000 हमने यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया और यहाँ 10 कर दिया, तो हमारी गुडविल आ गई हमारी ₹9 लाख। ये ध्यान रखना, सुपर प्रॉफिट मेथड से और एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल जो कैलकुलेट होगी वो दोनों सेम आएगी। अभी मैंने यहाँ पर तो इसे कैपिटल एम्प्लॉयड हमने इसमें कर दिया, ये वाला मेथड हमारा क्लियर हो गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी सेम इधर भी आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जब इधर भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी तो हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड में लिख ले रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ₹41 लाख। ये हमने ऐसे लिख लिया। जैसा कि इस मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 41 लाख हो गई। अब हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो इज इक्वल टू ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट हमारा था 5 लाख। मतलब इसका मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट अगर हमारा 5 लाख है तो हमारी कैपिटल एक्चुअली होनी कितनी चाहिए, तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो हमारी कैपिटल होनी चाहिए एक्चुअली 50 लाख की, और जबकि वो है कितने की 50 लाख की कैपिटल होनी चाहिए, वो है कितने की 41 लाख की, तो बाकी का डिफरेंस है वो क्या है, दैट इज गुडविल। तो अब गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या वैल्यू ऑफ फर्म एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू हो गई 50 लाख माइनस 41 लाख इज इक्वल टू 9 लाख। आंसर सेम आएगा दोनों मेथड से, लेकिन बस ये है कि हमें मालूम होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें क्या करना है और सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें क्या करना है। तो ये तो हमारा आज का सारे हमारे हो गए, इसमें एवरेज प्रॉफिट हो गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। इसके बाद मैं आपको अगला चैप्टर जो आपको कराऊंगा वो वाला होगा आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसमें हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वगैरह हम काफ़ी चीज़ें उसमें देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को ये वाला आपको सॉल्व करने में जो समझाया आपको, इसके लिए आपको मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरे रूल्स और विद एग्जाम्पल समझाए भी हैं उसमें, और उसके द्वारा आप जब मैंने आपको बताया था हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उस वाली स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि हमें आसानी होगी न्यूमेरिकल्स करने में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वो वाला वीडियो भी पूरी तरह से देख लेंगे और आराम से इस चैप्टर को पूरे क्वेश्चंस करेंगे। अगर तब भी कोई क्वेरी आती है तो आप मेरे को मेरे ईमेल आईडी पर या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या मेरे मोबाइल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी होगी हम मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, और आप अगले वीडियो के लिए मैं आपको 1 आध दिन का टाइम दूंगा, उसके बाद मैं आपको वो अगला वीडियो आपको देता हूँ। बी सेफ एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।